गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुआ था चैप्टर, उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो साइन एक्स को 1 1 ऑन 2 करना पड़ेगा। तो 1 1 ऑन 2 रियल नंबर पर डिफाइन नहीं होता था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे कि कुछ वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किए थे। रिस्ट्रिक्शन में -π/2 से π/2 में हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए थे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है -π/2 से π/2 में। इस रिस्ट्रिक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि इस ब्रांच में साइन एक्स जो है वो 1 1 फंक्शन और ऑन 2 फंक्शन है। सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि इसका ग्राफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इन्वर्स का। अभी पहले थ्योरी आप देख लीजिए। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया। देखिए, तो साइन जो फंक्शन था वो -π/2 से π/2 टू -1 से 1 में डिफाइंड हुआ। इसका मतलब कि जो फंक्शन साइन का था, सपोज करते हैं कि ये -π/2 से π/2 है ये, और ये है -1 से 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इस डोमेन, ये डोमेन बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स। तो इस केस में डोमेन जो होता है -1 से +1 और कोडोमेन या फिर रेंज -π/2 से π/2। तो साइन इन्वर्स जिस तरह से डिफाइंड हुआ, उसी प्रकार से आप कॉस इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉस इन्वर्स का क्या होता है, यहाँ 0 1 से स्टार्ट होगा इस तरह से, और इस केस में जब देखिएगा तो 0 से लेकर के पाई तक ये एक पूरा सर्कल लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड होगा, इसका मतलब कॉस इन्वर्स एक्स डिफाइंड होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 से पाई उसका रेंज हो जाएगा, और डोमेन जो होगा -1 से +1। इसी तरह से आप हर एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो उसका हम यहाँ पर डोमेन और रेंज लिख रहे हैं। इसको देखिए, ये कहाँ से आता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ग्राफ जब बताएंगे उस समय। ओके, तो देखिए, कॉस इन्वर्स एक्स का -1 से 1 और 0 से पाई इसका रेंज होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का रियल नंबर -1 से +1 डोमेन, और -π/2 से π/2 -0 रेंज होता है। सेक इन्वर्स एक्स r-1 से +1, और इसका रेंज हो गया 0 से पाई -π/2। ये सब प्रिंसिपल इंटरवल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच भी कह सकते हैं इसको, और रेंज भी कह सकते हैं। टेन इन्वर्स एक्स का वैल्यू रियल नंबर, और -π/2 से π/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू। कॉट इन्वर्स एक्स का रियल नंबर डोमेन होता है, और रेंज 0 से पाई। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने का बात है कि कॉट इन्वर्स एक्स 0 से पाई है, और कॉस इन्वर्स एक्स 0 से पाई है। दोनों सी वाला कॉस इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का 0 से पाई रेंज होगा। इसको आपको बेसिकली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पर बनेगा। 0 से पाई और 0 से पाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। इसी तरह से tan इन्वर्स एक्स का -π/2 से π/2, और साइन इन्वर्स एक्स का -π/2 से π/2। लेकिन ये दोनों में क्या अंतर है, इस पर इक्वालिटी है, इस पर इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स -π/2 से π/2, देखिए, तो साइन इन्वर्स जो है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 दोनों में है रेंज में, लेकिन कॉसेक इन्वर्स में केवल 0 को हटा दिया गया है। और सेक इन्वर्स, मतलब सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो इसका दोनों का देखिए 0 से पाई, यहाँ पर भी 0 से पाई है, क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन सेक इन्वर्स के फॉर्म में केवल π/2 हट जाएगा। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब हम लोग ग्राफ सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन इन्वर्स एक्स जो है वो कभी कंफ्यूज हो जाता है लोग कि साइन इन्वर्स एक्स को इस तरह से लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स का पावर -1 का मतलब होता है 1/sin x, और साइन इन्वर्स एक्स का मतलब होता है कि ये एक एंगल है। साइन इन्वर्स एक्स जितना भी फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब एक तरह का एंगल होता है। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। जैसे यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा मान लें साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा।
इस तरह का प्रॉपर्टी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का लगता है, ना कि साइन एक्स का पावर -1 को साइन इन्वर्स एक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा है कि जब कभी भी ब्रांच ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं मेंशन है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन लेना है। मतलब कि कभी क्वेश्चन में ब्रांच के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया रहेगा। जैसे अभी हम बताए कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन केवल एक ही ब्रांच में डिफाइन नहीं होता। जैसे साइन का हम देखें कि साइन का -π/2 से π/2 में डिफाइन हो रहा है इन्वर्स, उसी तरह से π/2 से 3π/2 के बीच में भी होगा, 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी होगा, इधर -π/2 से -3π/2 से -3π/2 से -π/2 के बीच में भी होगा। तो इस तरह का बहुत सारा इंटरवल है। तो किस में डिफाइन करना है वो कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, किस इंटरवल में डिफाइन हो रहा है फंक्शन। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको मान के चलना है कि प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन हो रहा है फंक्शन। ओके, और प्रिंसिपल ब्रांच ये सब है। नेक्स्ट है कि अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज का बात किया जाए या फिर प्रिंसिपल वैल्यू का बात किया जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द रेंज। जो भी बताएं कि रेंज जो है वो पूरा बहुत सारा होता है। -π साइन इन्वर्स के लिए अगर बात करें तो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, ठीक है। π/2 से 3π/2 में भी फंक्शन डिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू का बात किया जाए तो फर्स्ट का जो -π/2 से π/2 था उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद है कि जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सब एक एंगल होता है। कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इसी पर बेस्ड है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम लोग थीटा मान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर साइन इन्वर्स एक्स के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो उसको थीटा मान लिए तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस तरह सॉन। अब देखिए दूसरा केस में क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू इसमें थीटा का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो थीटा का वैल्यू ये सब इंटरवल में होना चाहिए। मतलब साइन इन्वर्स एक्स का अगर रहेगा तो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, कॉस इन्वर्स एक्स का रहेगा तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि tan इन्वर्स -1 है, कॉट इन्वर्स -1 है, साइन इन्वर्स -√3/2 है। आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने, देखिए क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, या फिर क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ भी रह सकता है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, tan इन्वर्स -1 को थीटा मान लिए तो tan थीटा इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? -π/2 से π/2, क्योंकि अभी देख चुके हैं tan इन्वर्स एक्स का वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करता है। तो अब देखिए इसके बीच में एक ऐसा वैल्यू है थीटा का -π/4 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? -π/4। इसका मतलब tan इन्वर्स -1 जिसको हम लोग थीटा माने थे उसका वैल्यू क्या हो गया? -π/4। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि हम लोग मान लेते हैं tan इन्वर्स -1 को थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू -1 हुआ। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस को रहने दीजिए और 1 को क्या लिख सकते हैं? tan π/4। ठीक है। अब देखिए -tan अल्फ़ा हो गया। तो इसको अगर हम बात करें, माइनस को अगर हटाना है तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan निगेटिव किस में होता है? सेकेंड में या तो फोर्थ में। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो tan -π/4 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू -tan π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, और tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू भी -tan थीटा होता है। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, tan -π/4 और पाई माइनस π/4। तो देखिए tan हट जाएगा दोनों साइड का, तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? दो तरह से वैल्यू आ रहा है, -π/4 और 3π/4। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थीटा का वैल्यू जो tan इन्वर्स के फॉर्म में रहता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है? हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में। तो बताइए -π/2 से π/2 के बीच में 3π/4 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो -π/4 हो गया, थीटा का वैल्यू -π/4। इसका मतलब tan इन्वर्स यहाँ से लिख सकते हैं, tan इन्वर्स -1 का वैल्यू -π/4। दूसरा तीसरा आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इन्वर्स √3 और sec इन्वर्स -2।
दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको आप थीटा 1 मान लीजिए, tan θ1 इक्वल टू √3 हो गया। यहाँ से √3 को tan π/3 लिख सकते हैं, तो θ1 का वैल्यू π/3। देखिए तो ये वैल्यू इसमें है, -π/2 से π/2 के बीच में ये लेज कर रहा है, तो इसका मतलब θ1 का वैल्यू ये करेक्ट आ गया है। अब यहाँ पर θ2 निकालेंगे, इसको मान लिया θ2 इक्वल टू सेक इनवर्स -2, तो सेक θ2 इक्वल टू -2। अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और 2 का मतलब सेक π/3। अब निगेटिव है, तो निगेटिव किस में होता है, तो ध्यान रखना है कि सेक जो है वो निगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन सेक के लिए याद रखना है कि सेक के लिए जो थीटा जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 0 से पाई। तो 0 से पाई का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस केस में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को इग्नोर कर दें, इसका मतलब कि अगर माइनस सेक π/3 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस π/3, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। सो θ2 का वैल्यू पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 जो इस इंटरवल में है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे का वैल्यू हमें फाइंड करना था, इस पूरे का वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे θ1 को θ2 से, तो -π/3 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। NCERT का एक्सरसाइज बना लीजिएगा, 3.1 शायद है, उसको देख लीजिएगा। उसका हम PDF भेज देते हैं, PDF में भी वो क्वेश्चन रहेगा, उसको आप बना करके रखिएगा। और अगला क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज और ग्राफ को बाद में देखेंगे, पहले उसका प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ देखेंगे। थैंक यू।